let us come to the new chapter, that is structure of atoms and nuclei. यानी एटम की स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसका शेप क्या है, उसके अंदर क्या है। सिमिलरली न्यूक्लियस के बारे में, उसका शेप क्या है, उसके अंदर क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये इस चैप्टर में अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो तुमको इसके बारे में है ही, लेकिन कंप्लीट हिस्ट्री से लेकर लेटेस्ट तक कुछ बातें अपने को डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एटम। चलो अभी एटम की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। लगभग 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल उसके पहले दो ग्रीक फिलोसोफर्स थे। एक का नाम ल्यूसिफस and another was Democritus. ये दो लोग फिलोसोफर है ना, तत्वज्ञानी। पुराने जमाने में फिलोसोफर ही बोलते जाएंगे, साइंटिस्ट ऐसा वर्ड आया नहीं, साइंटिस्ट अभी अभी वर्ड आया, तो इनको फिलोसोफर बोलेंगे। ये फिलोसोफर्स, ग्रीक फिलोसोफर्स। तो इन्होंने ये बताया कि दुनिया में जो मैटर है, मैटर इन द सेंस जो भी चीज बनी है, कोई ना कोई सब्सटेंस की बनी है, कोई ना कोई मैटर की बनी है। तो वो मैटर, जो भी मैटर दुनिया में है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स। Tiny, very small, indivisible particles। एंड इन दोनों का कहना क्या था कि दुनिया में जो मैटर है, वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ है। वो हर एक पार्टिकल कैसा है, इनडिविजिबल, यानी उसके टुकड़े नहीं हो सकते, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। और उन्हीं को, उन पार्टिकल्स को नाम दिया उन्होंने एटम्स और एटम्स, उन्होंने ही नाम दिया। लेकिन ये बात कब की हुई? लगभग 2500 साल पहले। इसका ड्यूरेशन देखो, 370 years BC, यानी बिफोर क्रिस्ट। 370 पहले बिफोर क्रिस्ट, यानी अभी जो साल चल रहा अपना कोरोना का 2020। तो अब बताओ 2020 ईयर्स कब से गिने गए? तो जब वो भगवान क्रिस्त, यीशु क्रिस्त, उसका जिस दिन जन्म हुआ तब से वो गिने गए। और उनके आने के पहले जो ड्यूरेशन था, तो दैट इज कॉल्ड बीसी, बिफोर क्रिस्ट। तो बिफोर क्रिस्ट यानी ईस्वी सन जो बोलते हैं अपन, जो सन चल रहा है, लास्ट ईयर 2019 था, उसके पहले 2018 था, तो इसको ईस्वी सन बोलते हैं हम। तो ये सन कब से आया? वो सन स्टार्ट होने के पहले 370 साल पहले लगभग ये दो ग्रीक फिलोसोफर थे। इन फिलोसोफर ने ये बात बताया कि दुनिया में जो मैटर है, वो मैटर टाइनी यानी छोटे छोटे और इनडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। वो पार्टिकल्स को क्या नाम दिया उन्होंने? एटम्स। लेकिन इतना उन्होंने बोलने के बाद में 100 साल गए, 200 साल गए, 300 साल गए, 400 साल गए, सालों साल चलते गए, लेकिन कोई भी फिलोसोफर सामने नहीं आया कि इसके विपरीत कुछ हो सकता है। वो एटम के बारे में जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने जो भी बात बताया, तो इसको और एडवांस स्टडी करने के लिए कोई फिलोसोफर नहीं है। लगभग 22
साल बाद, यानी 2022 लगभग, इतने साल बाद अब एक फिलोसोफर आया, जॉन डाल्टन। इस फिलोसोफर ने 1808, ये आफ्टर क्रिस्ट, यानी एडी कहा जाता है उसको, एंटी डोमिनो, तो वो 1808 में, यानी सर ये 1808 इस साल में, यानी तब तक 370 बीसी, 370 बीसी के बाद 1808 ये साल आने तक, इस ड्यूरेशन के अंदर एटम के बारे में किसी ने कुछ जानकारी नहीं दी है, ऐसा ही समझो। यानी एटम का कंप्लीट कंसेप्ट फुल डेवलप किया तो वो था जॉन डाल्टन। अब डाल्टन का कहना क्या था, यू नो, दैट इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। तो इस मॉडल का, इसका कहना यह था कि दुनिया में जो मैटर है वो मैटर नो डाउट छोटे पार्टिकल का बना हुआ है, लेकिन वो पार्टिकल इनडिस्ट्रक्टिबल है। मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स। पहला करना, पहला पोस्टुलेट, पहला अजम्पशन, मैटर इज मेड अप ऑफ indestructible particles, और इन्हीं पार्टिकल्स को उसने नाम दिया फिर एटम्स। अब जरा सोचो तो, लिसिपस और डेमोक्रिटस ने जो बताया था उसके विपरीत क्या है, कुछ भी तो नहीं, क्योंकि इन्होंने भी कहा था वो पार्टिकल इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल यानी उसके डिवाइड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं होंगे, यानी वो लास्ट पार्टिकल है और उसको तोड़ा नहीं जा सकेगा, उनका कहना था। और इसका भी कहना यह है कि मैटर जो बना हुआ है तो मैटर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे उस पार्टिकल को। इसका मतलब वही हुआ, सिर्फ कहने का ढंग चेंज हुआ इसका। जॉन डाल्टन का कहना तो वही था। एनीवे, लेकिन क्या कहता है वो, मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एटम्स। सेकंड, अब ये जो पार्टिकल्स है लास्ट इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, तो ये एलिमेंट के पार्टिकल्स है। ये एलिमेंट के पार्टिकल्स, एक कोई भी अगर गिवन एलिमेंट लिए, कोई भी एक एलिमेंट, तो उसके सारे ये एटम्स आइडेंटिकल रहेंगे। मतलब अगर अपन ने ऑक्सीजन गैस ली, सॉरी हीलियम लिए, तो उसके एटम्स जो साइज के रहेंगे, तो आर्गन के एटम्स थोड़े बड़े साइज के रहेंगे, लेकिन आर्गन के सारे एटम्स आइडेंटिकल रहेंगे, सेम साइज के रहेंगे। कहने का मतलब गिवन कोई भी एलिमेंट लो, उसके जितने भी एटम्स रहेंगे वो सारे एटम्स क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। एंड ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट के कुछ एटम्स छोटे हैं और उसी एलिमेंट के दूसरे एटम्स बड़े हैं। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो व्हाट ही हैज टू से, ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। All atoms are identical. Of a given element. और तीसरी बात, ये जब एटम्स कंबाइन होते हैं, चाहे दो एटम हो या कुल मिलाकर 3 एटम्स या 4 एटम्स, जब कंबाइन होंगे तो वो एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, जिसको नाम क्या दिया जाएगा, बोलो। 2 एटम्स या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल फिर
बेसिकली उस एलिमेंट का नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के कारण एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है और उस मॉलिक्यूल जो जिस सब्सटेंस के बने हैं उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी। फॉर एग्जांपल अपन कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 लेते हैं तो कार्बन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, ये दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग है। लेकिन कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलकर, मतलब कुल मिलाकर ये 3 एटम्स मिलकर जो एक मॉलिक्यूल बना, तो वो अब नए सब्सटेंस का बना, ना कार्बन का है वो, ना ऑक्सीजन का है, तो वो न्यू सब्सटेंस कहा जाएगा। और उस न्यू सब्सटेंस का नाम, कॉमन नाम क्या रहेगा? एलिमेंट नहीं, it will be called compound. So that's why what he said, these atoms combine to form a molecule. यानी ये जो एटम्स है, चाहे वो एक ही एलिमेंट के एटम्स हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स, तो दोनों एटम्स क्या है? डिफरेंट एलिमेंट के हैं। तो ये दोनों जब ये एटम्स कंबाइन होंगे तो तैयार क्या होगा? मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल विल बी द लास्ट पार्टिकल ऑफ न्यू सब्सटेंस। सो इट विल बी बिल्डिंग ब्लॉक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ compound or new substance. So that's why what atoms combine. कंबाइन होने के बाद क्या तैयार करेंगे? मॉलिक्यूल, दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल। और वो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? इट विल बी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ न्यू सब्सटेंस, smallest particle of new substance। और इस न्यू सब्सटेंस का कॉमन नाम क्या रहेगा? कंपाउंड। ओके, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल देखो फिर से एक बार। व्हाट डज डाल्टन से? फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल? मैटर इज मेड अप ऑफ indestructible particles, those are called atoms। All atoms of an element, एक एलिमेंट के सारे एटम्स, all those are identical, and atoms will combine 2 or 3 or 4 or more than that. These atoms will combine and they will form a molecule. That molecule will be the substance or new substance. So this was all about the Dalton's atomic model। ये एटॉमिक मॉडल देने के बाद, ये मतलब एटम के बारे में इतनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने के बाद, फिर हर 10 साल 15 साल यानी सालों साल आगे आगे डिफरेंट साइंटिस्ट आने लगे। ये थ्योरी दी थी 1808 में, 1808 में, फिर आगे साइंटिस्ट आने लगे। इसने बताई हुई थ्योरी में क्या ड्रॉबैक है, फिर इम्प्रूव करके दिए, फिर दूसरे ने बताया उसकी ड्रॉबैक, उसकी थ्योरी में क्या ड्रॉबैक है, इस तरह से इम्प्रूवमेंट होते गया। वो साइंटिस्ट, वो थ्योरी मतलब वो डिफरेंट, सो दोज विल बी कॉल्ड डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स, उनके नाम से वो मॉडल्स जाने जाते हैं। तो डाल्टन के बाद आया J.J. थॉमसन। उसके बाद आया रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उसके बाद आया नील बोर। इसके बाद आया फिर सोमरफील्ड। बाद में डी ब्रोगली, श्रोडिंगर एंड सो ऑन। मतलब थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल बताया, रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया,
बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया। मतलब एटम क्या है ये हर एक ने अपना अपना व्यू बताया। इनमें से थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, इस चैप्टर में अपने को देखना है। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वो आगे कुछ एक चैप्टर में देखना है। चलो अब सबसे पहले अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल। लेकिन इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल की तरफ आने के पहले वो मॉडल कहां से आया, कैसे सजेस्ट हुआ, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में यानी थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल बताने के पहले उसने, क्योंकि कोई भी एटॉमिक मॉडल या कोई भी बताना है तो साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, क्या कंक्लूजन्स मिले, तो वो ये एक्सपेरिमेंट अपने को थोड़ा सा देखना है। तो सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट में आता है एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, व्हाट टाइप ऑफ ट्यूब इज दिस डिस्चार्ज ट्यूब? जिसे अपने पहले पहले इन द सेंस अभी भी है, अपने घर पे ट्यूबलाइट होता है। वो ट्यूबलाइट के दो एंड्स, ट्यूब के दो एंड्स पर मेटालिक कैप होती है और दोनों एंड के अंदर, ट्यूब के अंदर दो फिलामेंट्स होते हैं। वो दोनों फिलामेंट्स मेटल के होते हैं। उसके बाद वो ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी वेपर का लेयर, मर्क्यूरी का लेयर रहता है, इन द सेंस मर्क्यूरी रहता है, मर्क्यूरी वेपर रहती है। तो वो गैसेस फॉर्म में समझो। उसी तरह से ऐसी ही एक ग्लास की स्ट्रांग ट्यूब, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो लगभग 40 सेंटीमीटर इन लेंथ ये ट्यूब, एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 40 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ऐसी एक ट्यूब। ये जरूरी नहीं कि केवल यही साइज की ट्यूब होनी चाहिए करके, बट इन जनरल छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन दिस विल बी ऑफ स्ट्रांग ग्लास ट्यूब, स्ट्रांग ट्यूब रहेगी। अब इस ट्यूब के दो टर्मिनल्स पर दो मेटल की कैप्स दी गई है, इनको कहा जाता है दो इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज दे रहा है, यानी बैटरी लगानी है ज्यादा वोल्टेज की, हाई वोल्टेज, जिनमें से निगेटिव टर्मिनल्स बैटरी का लगाएंगे एक को, तो जिसको कहा जाएगा कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे दूसरे को, जिसको कहा जाएगा एनोड। और इसके अंदर रहेगा गैस। जिस गैस की स्टडी करनी है अपने को, उस गैस, जिस गैस में डिस्चार्ज देखना है, उस गैस को यहां भरा जाएगा। ये रही डिस्चार्ज ट्यूब। अब इस गैस का प्रेशर कम ज्यादा, मतलब कम करके आना चाहिए ग्रेजुअली, इसलिए गैस के अंदर ये एंक्लोज किया हुआ प्रेशर कम करने के लिए साइड में एक ट्यूब रहती है जहां एक वैक्यूम पंप कनेक्ट किया जाता है एंड सो ऑन। तो ये पंप जब खींचेंगे तो यहाँ का गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी। सो दैट इज वैक्यूम पंप, इट इज कनेक्टेड इन दिस वे से। So this is approximately that I am telling what this is discharge tube. अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम यहाँ वोल्टेज देते हैं कैथोड और एनोड के बीच में, तो इसके अंदर रहने वाला जो गैस है, वो गैस की वेपर्स, यानी गैस शायद आयन तैयार होते होंगे या जो भी होता होगा, लेकिन ये गैस अपना कलर चेंज करता है। यानी ये गैस अगर बाय द वे पहले कोई कलर का हो, तो वोल्टेज देने के बाद यहाँ वो कलर क्या होता है, चेंज होता है। और वोल्टेज बढ़ाओ तो और कलर चेंज हो जाएगा।
दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ गैस। इतना नहीं तो कलर केवल इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ये वोल्टेज होता कितना है, लगभग 10,000 वोल्ट, दैट इज 10 किलो वोल्ट टू 15 किलो वोल्ट, ये वोल्ट के रेंज में। सी द वोल्टेज, वेरी लार्ज voltage is to be given. (10 kilovolt to 15 kilovolt). Anyway, इतना वोल्टेज और प्रेशर यहाँ। लेकिन जब तुम ये पंप खींचोगे बाहर ताकि यहाँ का गैस निकल जाएगा, तो गैस का प्रेशर इनसाइड दिस ट्यूब कम हो जाएगा, और जब ये प्रेशर कम होगा तो गैस ने बताया हो अपना जो कलर है इस ट्यूब के अंदर जो कलर दिखेगा वो अलग ही दिखने लगेगा। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड दिस ट्यूब एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज और प्रेशर इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट यह गैस, और सेकेंडली गैस का नेचर, कौन सा गैस है इसके ऊपर भी, ये तीन बातों के ऊपर डिपेंडेंट यह अलग अलग कलर मिलता है। फिर डिस्चार्ज करते वक्त यानी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त क्या किया जाता है एक्चुअली, तो ग्रेजुअली गो ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, गैस का जो प्रेशर है वो धीरे, एक वोल्टेज दे दिया अपन ने, समझो 10 किलो वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट वोल्टेज दे दिए, इतना वोल्टेज देने के बाद गैस का प्रेशर धीरे धीरे कम करते किया जाएगा, और ये प्रेशर कम होते हुए फिर इस कैथोड और एनोड के बीच में जो जगह है उस जगह के अंदर या गैस का एक स्पेक्ट्रम पट्टा सा दिखेगा, और वो पट्टा, उस पट्टे का कलर और शेप और साइज ये दोनों चेंज होते जाएंगे, कलर भी चेंज होगा, शेप और साइज भी चेंज होते जाएगा। किसका? कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस का पट्टा तैयार होगा उस पट्टे का। एनीवे उसके डिटेल्स अपने को देखना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। गैस से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस डिस्चार्ज कैसे स्टडी किया जाता है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। लेकिन ये स्टडी करने के बाद जब प्रेशर काफी कम किया गया था, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, इतना कम प्रेशर किया गया था, यानी नहीं के बराबर गैस यहाँ रखा गया था, और वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में मेंटेन किया गया। तो उस वक्त फाइनली ये पता चला कि इस एनोड के बैक साइड में उस ग्लास के ट्यूब के ऊपर एक ग्रीनिश कलर का पट्टा दिखने लगा, कर्व ऐसा पट्टा दिखने लगा, ग्रीनिश ग्लो। यानी इस ट्यूब के अंदर, इस एनोड के पीछे इधर गैस वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि वैसे भी तो हमने प्रेशर काफी कम किए, गैस लगभग पूरा से निकाल दिया ऐसा समझो, लिटिल बिट है। लेकिन बाद में यहां पता चला कि यहां ग्रीन कलर का ऐसा कर्व यहां देखने को मिला। इट वॉज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जब गैस निकाला गया या प्रेशर गैस निकाला गया मतलब प्रेशर कम किया गया, तो भी वो ग्रीनिश ग्लो था ही। तो साइंटिस्ट, तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय दैट विलियम डी कुक एंड हिटा। इन दो साइंटिस्ट ये परफॉर्म कर रहे थे। तो फाइनली इनको ये पता चला क्या, इन द लास्ट स्टेज ऑफ द डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट द ग्रीनिश ग्लो वाज ऑब्टेन्ड बैक टू द बैक साइड ऑफ द एनोड। अब इस ग्रीनिश ग्लो के बारे में वो सोचने लगे। क्रूक ने तो ये बताया कि ये जो ग्रीनिश ग्लो मिला तो गैस के बाद वाली स्टेज होंगी ये,
ये कहां से आया, ये ग्रीनिश ग्लो क्या बात है। तो उसके लिए उसने बताया कि इट इज द अल्ट्रा गैसियस स्टेट। अल्ट्रा गैसियस स्टेट है। अल्ट्रा गैसियस स्टेट मतलब क्या, गैस के बाद वाली स्टेट। अब अपने को मालूम है तीन मैटर की तीन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन गैस के पश्चात, गैस के बाद आने वाली स्टेट अल्ट्रा गैसियस स्टेट उसने बताया। लेकिन हिटॉप उससे सहमत नहीं था, उसने अलग बताया। वो बोलता है कि इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। किसको कहा ये कि ये जो ग्लोब मिला, तो ये ग्लोब कैथोड से निकलने, कैथोड से कुछ रेज निकले और वो रेज के कारण मिला, ऐसा उनका कहना था। फिर कैथोड से क्या निकले, जो निकले उनको नाम दिया। फिर अपन अभी जो बोलते, उन दिनों में नहीं कहा गया था, अभी हम बोलते कैथोड से निकलने वाले रेज यानी कैथोड रेज। तो ये जो कैथोड से जो रेज निकले, नाउ ये रेज तो आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। तो ये कैथोड रेज यानी क्या है, तो क्रूक कहता था अल्ट्रा गैसियस स्टेट है, जबकि हिटॉप कहता था इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन एक जीन पेरिन नाम का साइंटिस्ट, उसने इस ग्लोब की स्टडी की और उसने कहा कि इस कैथोड से निकलने वाले जो रेज है, इन रेज में पार्टिकल्स है और इन पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ऐसा इसने कहा। कौन, जीन पेरिन। क्या कहता है वो, निगेटिव चार्ज है। कहा, इस कैथोड से निकलने वाले रेज जिन्होंने ये ग्रीन ग्लो तैयार किया, इन रेज में, मींस इन रेज में क्या है, पार्टिकल्स है। जैसे मान लीजिए एक मिट्टी लिए अपन ने या एक रेत लिया अपन ने मुट्ठी में और फेंक दिए इस तरह से, तो पूरा एक साथ वो बच जाने लगेगा, लेकिन जाते वक्त उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे रेत के। तो उसी तरह से कैथोड से जो रेज निकले, वो कैथोड के रेज में क्या है, पार्टिकल्स है। मोर ओवर वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ऐसा उसने कहा। सो व्हाट ही सेड, कैथोड रे पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ, these are negatively charged particles. बाद में जॉनसन स्टोनी, ये नाम का साइंटिस्ट है और ये इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी कर रहा था। इलेक्ट्रोलिसिस स्टडी करते वक्त उसने पाया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज ड्यू टू एटम्स। इलेक्ट्रोलिसिस, यू नो, द व्हेन वी पास द करंट थ्रू द लिक्विड, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस फेनोमेनन होती है, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी ये जो बात है, तो दिस इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द एटम्स। और यही इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे वर्ड्स चलते हुए इन पार्टिकल्स को, जो कैथोड रेज में जो रहने वाले पार्टिकल्स है, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ऐसा जीन पेरिन ने कहा था। तो जॉनसन स्टोनी ने उनका नाम दिया, उन पार्टिकल्स को केवल नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस कैथोड से जो रेज निकले, वो रेज के अंदर पार्टिकल्स है। रेज आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कैथोड से, अब हम बोलेंगे, अभी बोल रहे हैं हम, व्हाट आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। लेकिन तब क्या कहा जा रहा था, कैथोड रेज निकले, और कैथोड से क्या, कैथोड रेज में क्या है, पार्टिकल्स है। तो जॉनसन स्टोनी ने क्या बताया, उनको नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर अब बताओ मुझे कि कैथोड से निकलने वाले पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया फिर, यस, स्टोनी, जॉनसन स्टोनी। ऐसा ही हो जाएगा।
लेकिन नहीं, केवल नाम देने से डिस्कवरी नहीं होती, उसके बारे में काफी साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ती है। निगेटिव चार्ज होता है, ये तो जीन पेरिन ने बताया था उन पार्टिकल्स के ऊपर, और नाम दिया था जॉनसन स्टोनी ने। लेकिन जे थॉमसन ने फिर क्या बताया, इन 1897 1897 यानी इस 1897 में जे थॉमसन ने एक बात बताया कि जो पार्टिकल्स निकले ये, जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये भी मान लिया, जिनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया ये भी उसने सच मान लिया। फिर इसने क्या स्टडी किया थॉमसन ने, तो उसने उन पार्टिकल के ऊपर रहने वाला चार्ज और उन पार्टिकल का मास रहने वाला चार्ज यानी Q और मास यानी m, ये रेशियो कैलकुलेट किया। दिस रेशियो फॉर एनी पार्टिकल इज नेम एज स्पेसिफिक चार्ज। इस रेशियो का नाम दिया जाता है स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल? इट इज द रेशियो ऑफ charge on that particle to the mass of that particle. So naturally SI unit will be coulomb per kilogram. So this specific charge was measured by Thomson scientifically. अभी भी देखो, अगर बाय द वे नया पार्टिकल महसूस होता है तो वो नया है ये प्रूव करने के लिए उसका स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया जाता है। फिर जितने भी अगर दुनिया में फिलहाल एग्जिस्टेंस में जितने भी पार्टिकल्स है, समझो 200 पार्टिकल्स, अपने को कुछ मालूम है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इनके अलावा मालूम नहीं। लेकिन जो भी पार्टिकल्स होंगे, नया पार्टिकल अगर मान लीजिए अपने को मिला और तुमको बताना है कि वो नया पार्टिकल है, तो क्या करना पड़ता है? उसका चार्ज और मास, इनका रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो दिस रेशियो वाज कैलकुलेटेड बाय थॉमसन। कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हो, बट दिस रेशियो वाज कैलकुलेटेड। और ये कैलकुलेट करने के बाद पता चला उसको कि साइन मतलब सिंबल, साइन, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब बताओ मुझे, व्हाट विल बी द साइन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन? इट विल बी निगेटिव, क्योंकि चार्ज निगेटिव है। मास तो हमेशा कोई भी पार्टिकल का पॉजिटिव रहता है, लेकिन न्यूमरेटर निगेटिव है, तो ओवरऑल स्पेसिफिक चार्ज क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। तो चार्ज का साइन, स्पेसिफिक चार्ज का साइन और वैल्यू यानी क्या? तो चार्ज डिवाइड बाय मास की जो भी वैल्यू आएंगी वह, तो दैट वाज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज पार्टिकल्स। यहां से निकलने वाले सारे पार्टिकल्स के लिए ये वैल्यू सेम थी। अब ये वैल्यू इन दो कैथोड और एनोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। इट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। मतलब इवन अगर मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रोड्स चेंज किए डिफरेंट मटेरियल के लिए, पहले कॉपर के लिए थे और बाद में एल्यूमिनियम के लिए होंगे शायद, तो भी चार्ज टू मास रेशियो वही था और उसका साइन भी नेगेटिव था। इवन गैस भी अगर चेंज किए, यहाँ पहले अगर मान लीजिए कुछ अलग गैस था हीलियम, बाद में आर्गन लिए, बाद में एयर भर लिए, तो भी चार्ज और मास का रेशियो उन सारे पार्टिकल्स के लिए क्या था? सेम ही था। इट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑफ द रेसिडुअल चार्ज, रेसिडुअल गैस इनसाइड दिस कंटेनर। मतलब ये इस ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस बचा हुआ है, उस गैस के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। नाइदर इट वाज डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं?
थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो जो कैलकुलेट किया इन सारे, तो ये जब इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट मटेरियल के होने के बावजूद भी चार्ज टू मास रेशियो सेम आया था, और यहां रहने वाला गैस अलग अलग होने के बावजूद भी चार्ज टू मास रेशियो सेम आया था। मींस इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नाइदर इट इज डिपेंडेंट ऑफ द रेसिडुअल गैस। तो उसने यहां से क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए कि ये शायद ऐसा होता होगा कि ये पार्टिकल्स एटम से निकलते हैं। Therefore he concluded that these particles are emitted from the atom. एटम से निकलते हैं, एटम के अंदर से निकलते हैं। So naturally atom is destructible. जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसके अंदर वो लास्ट पार्टिकल है एटम। लेकिन थॉमसन ने क्या बताया कि इट इज डिस्ट्रक्टिबल। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो जो यहां से निकले वो कहां से निकले, ऐसा कंक्लूजन निकाला गया एटम से निकले। तो एटम से जब पार्टिकल निकल रहे हैं, इसका मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद तो एटम के अंदर ही वो होंगे। इसीलिए उसको लेकर, इस बात को लेकर फिर उसने अपना मॉडल दिया, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इस एटॉमिक मॉडल में थॉमसन क्या कहता है? पहला पॉइंट, एटम का शेप स्फेरिकल है, यानी एक एलिमेंट के सारे एटम स्फेरिकल शेप करेंगे और उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दैट्स व्हाई इन फर्स्ट स्टेटमेंट ही सेज दैट एटम is spherical. Atom is a sphere having uniform positive charge. जैसे अपन ने स्पंज बॉल लिए बॉल, तो वो यूनिफॉर्म रहता है, तो उसी तरह से एटम भी वैसा वो स्फेरिकल होता है, तो उसी तरह से एटम भी स्फेरिकल है और वो यूनिफॉर्म चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म है, यानी उसके अंदर है, बाहर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा नहीं कि सरफेस पर ही चार्ज है, अंदर भी चार्ज है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। व्हाट से? एटम इज ए स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। इन दिस एटम निगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेड किए गए हैं, भरे हुए हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड इन सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अपन पेरू लिए, स्फेरिकल समझो, तो उसके अंदर जो बीज रहती है वो बीज यानी इलेक्ट्रॉन समझो। तो बीज को अगर अपन ने छोड़ दिए, या लेमन लो, बेहतरीन स्फेरिकल, तो लेमन के अंदर जो बीज है वो बीज यानी इलेक्ट्रॉन समझो। तो बचा हुआ पार्ट जो स्फीयर है उसके ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट ही सेज थॉमसन, एटम इज ए स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, यानी बीज को छोड़ दिए, लेमन की बीज उनको अगर छोड़ दिए तो बचा हुआ पार्ट यूनिफॉर्म स्फीयर रहेगा, उसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। सो दैट्स व्हाई एटम इज ए स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड इन द सेंस भरे हुए हैं,
तो अब बताओ मुझे, एटम डिविजिबल है, डिस्ट्रक्टिबल है या नॉन इनडिस्ट्रक्टिबल है? तो इट इज डिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। सेकंड, फिर एटम न्यूट्रल क्यों है? उसने बताया टोटल पॉजिटिव चार्ज, वो स्फीयर के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। सो दैट इंप्लाइज दैट एटम इज न्यूट्रल, मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल, टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? ऑन स्फीयर, it is equal to the total negative charge। ये टोटल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर? ऑन इलेक्ट्रॉन्स। दोनों इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो दीज आर द assumptions of Thomson's atomic model। फर्स्ट assumption, एटम इज a sphere having uniform positive charge। एटम स्फीयर है और उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन विच द इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए? एम्बेडेड है, भरे हुए हैं, ऐसा बोलो। नेक्स्ट, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इस मॉडल के, इसने जो बताया, इस मॉडल के प्लस पॉइंट क्या है, यानी एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स क्या है? मेरिट्स, इस मॉडल ने, मतलब थॉमसन ने यह बताया, इस मॉडल से अपने को पता चलता है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन से क्यों बाहर आते हैं, पूरा पॉजिटिव चार्ज बाहर क्यों नहीं आता। अभी तुमको भी मालूम है कि अभी की बात करते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है, वहां से वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स नहीं आ सकते, बल्कि रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली बाहर आते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ये अभी की थ्योरी है। फिर इलेक्ट्रॉन से बाहर क्यों आते हैं, निगेटिव चार्ज बाहर क्यों आता है, ऐसा जब थॉमसन को पूछा गया था तो थॉमसन ने एक्सप्लेनेशन दिया। क्या बोलता है वो कि एटम स्फीयर है और पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज बाहर तो नहीं आ पाएगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है एम्बेडेड वो स्मॉल साइज के हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं, स्मॉल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते, नेगेटिव चार्ज बाहर आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं आ सकता, ये उसने बताया था। हालांकि वजह कुछ अलग होंगी, लेकिन व्हाई द पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट कम आउटसाइड द एटम, व्हाई इट इज द नेगेटिव चार्ज दैट कम्स आउटसाइड द एटम, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय थॉमसन। उसने ये नहीं बताया कि वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, तब तक तो न्यूक्लियस का जन्म ही नहीं हुआ था। उसने खाली इतना बताया है कि वो जो स्फीयर है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं आ सकता, जबकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं और वो बाहर आ सकते हैं। तो दिस वाज द प्लस पॉइंट ऑफ दैट इज कॉल्ड मेरिट ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। सेकंड बात और क्या एक्सप्लेन किया उसने, आयंस और आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दिया। आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, तो एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे तो आयन फॉर्म होगा। आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो जब आयंस बने तो आयंस जिस कंपाउंड के हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बन गया। इन दिस वे इट वाज एक्सप्लेन्ड। So these are two merits, these plus points, positive points of Rutherford, Thomson's atomic model. What are those? First, the positive charge cannot come out of the atom because it is uniformly distributed over the sphere. But negatively charged electrons are small in size.
they can come out. That's why the negative charge comes out. First point. And second, formation of the ions and ionic compound was explained by थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. फिर इसके डिमेरिट्स क्या थे, डिसएडवांटेज क्या था? इस एटॉमिक मॉडल का तो मेन डिसएडवांटेज ये था, व्हाट इज सेज, एटम इज ए स्फीयर नो डाउट, बट पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट. मतलब बात ऐसी हो गई कि एक फ्रूट लिए अपन ने, लेमन या पेरू लिए, तो पूरा पेरू का मटेरियल जैसा भरा है और पेरू की सीड्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज भरा है, ऐसा उसने कहा था. हालांकि अभी तुमको मालूम है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं. यानी इसने जो मॉडल बताया, एटम के बारे में जो आइडिया दी थी, तो प्रेजेंट आइडिया या उस वक्त उन्हीं दिनों में एक्सपेरिमेंट जो शो किए, तो उससे पता चलने वाली स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर कुछ अलग ही मिली थी. सो दैट्स व्हाई व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्क्राइब्ड बाय थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल is totally different from the structure of atom observed experimentally. यानी जो स्ट्रक्चर एटम की बताया था थॉमसन ने, उस स्ट्रक्चर से अलग ही स्ट्रक्चर पता चल गई है. सो दैट्स व्हाई मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एंड दैट्स व्हाई रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज डिस्कार्डेड, रिफ्यूज किया. तो रिफ्यूज करने वाले कौन होंगे? जो वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो कौन था? वो रदरफोर्ड. सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या था, दैट वी शैल डिस्कस इन लेटर ऑन.